गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग जो सीटेट की श्रृंखला थी जिसको हमने शुरू किया था उसको हम आगे बढ़ाते हुए अपने अगला पड़ाव की तरफ बढ़े। और जो हमने वादा किया था, जैसा कि हम नेक्स्ट टॉपिक जो है आपको जल पढ़ाएंगे, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा जल। वाटर हम स्टार्ट करेंगे जो कि सीटेट और यूपी टेट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ में ही इसके अलावा जो है अदर वनडे कंपटीशन के लिए भी कुछ हम इसमें जोड़ेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा। तो ये किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जो जल हम पढ़ेंगे, जो पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हमने दो भाग में बांट दिया। एक तो वो जो सीटेट में आता है, पहले हम उसको पढ़ेंगे, इसी को हम ऐड कर देंगे कुछ पोर्शन यूपी टेट का, जो यूपी टेट ने भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल मिस मत करिएगा इसको। इस टॉपिक को स्पेशली फोकस करके पढ़िएगा, ये फर्दर काम भी आएगा आगे आने वाले एग्जाम में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जल। और सबसे पहले मैं पूछूं कि जल है क्या, तो आप क्या कहेंगे कि पानी क्या है, क्या डेफिनेशन हो सकती है इसकी। तो कहेंगे कि भाई जल क्या है, जीवन है। आप कहते हैं ना कि हाँ भाई कि हम अब जो है किसी के बिना जी नहीं सकते, तो बेसिकली हम बात जल की करते हैं कि जल के बिना हम जी नहीं सकते हैं और इसके बिना हमारा कोई वजूद भी नहीं है। तो दोस्तों जो शायर कहता है, आपने सुना होगा, तो शायर एक्चुअली जल के बारे में कह रहा होता है कि हम जल के बिना नहीं जी सकते हैं और इसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। वजह इसलिए कहता है वो क्योंकि हमारे शरीर में 70% जो है दोस्तों वो पानी है। यानी कि हमारा जो शरीर है वो 70% पानी से बना है, इसलिए पानी के बिना हमारा कोई वजूद भी नहीं है। तो आइए हम सबसे पहले शुरू करते हैं जल। तो जल की अगर हम बात करें, डेफिनेशन की जब आप बात करेंगे, तो जल को हम कहते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं कि जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तरल पदार्थ है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है कि वाटर इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, लिक्विड मटेरियल। ठीक है, तो जल क्या है? जल एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तरल पदार्थ है। आते हैं एक एक चीज समझते हैं। पहली चीज, कलर इसमें नहीं होता है जल का। ठीक है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता और इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। किसकी हम बात करेंगे? जल का। तो सवाल ये है कि कभी कभी हम जो पानी पीते हैं तो उसमें स्मेल भी आती है, कभी टेस्ट भी आता है। और ऐसा होता है कहीं कहीं आप जाएंगे, खासतौर से वेस्ट बंगाल और बिहार में, तो जो पानी होता है उसका कलर जो थोड़ा सा होता है वो आयरन यानी लोहे की कलर पे, जो लोहे जैसा होता है, भूरे रंग का कह सकते हैं, हल्का सा वो कलर देता है। तो सवाल ये कि इनकी प्रॉपर्टीज यानी जल की जो प्रॉपर्टी है वो तो हमने कहा रंगीन, गंधीन, स्वादहीन होता है। तो किस वजह से जल में ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं? तो इस वजह से क्योंकि जब जल में उसमें खनिज लवण घुले होते हैं तो उनका गुण की वजह से जल में गंध आ जाता है, स्वाद आ जाता है और उसके कलर में चेंजेज आ जाते हैं। जैसे एक बार यूपी टेट ने क्वेश्चन भी पूछा है कि बताइए आर्सेनिक से प्रभावित सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है। ठीक है, आर्सेनिक जो जल में प्रदूषण होता है आर्सेनिक, उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा राज्य भारत का। तो हम बात करेंगे, फिलहाल हम आते बेसिक, सबसे शुरुआत क्या है इसका, बेसिक क्या है। तो देखिए वैसे आते हैं कि एक और हमने कहा था ये तरल पदार्थ है, ये भी एक स्टेटमेंट दिया है कि यह क्या है, लिक्विड मटेरियल है। तो देखिए जो भी द्रव्य होता है, मैटर होता है, द्रव्य जो होता है, मैटर जिसको कहते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। तो मैटर के मेनली 3 फॉर्म होते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं ठोस, दूसरे को कहते हैं द्रव और तीसरे को हम कहते हैं गैस। इंग्लिश में इसको कहते हैं सॉलिड, इसको कहते हैं लिक्विड और इसको कहते हैं गैस। 2 और स्टेटस हैं, वैसे आपके लिए नहीं है वैसे इंपॉर्टेंट, लेकिन प्लाज्मा होता है। ठीक है, और 5वां जो स्टेट होता है वो आइंस्टीन कंडेंसेशन करके है। ठीक है, आइंस्टीन एक और नाम है इसमें, आइंस्टीन कंडेंसेशन करके। ठीक है,
तो ये प्रॉपर्टी कब मिलती है? जब टेम्परेचर जो होता है वो लगभग 0 केल्विन के आसपास जब चला जाता है तो ये एक नया पदार्थ की एक अवस्था मिलती है, जैसे आइंस्टीन और कुछ और नाम है, उसी के साथ इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। ठीक है, आते हैं मेन जो हमारा है ठोस द्रव गैस है, इसको हम कैसे बाइफरकेट करेंगे। प्लाज्मा की हम बात करेंगे, तो जब गैस आयनित हो जाते हैं तो वो प्लाज्मा स्टेट में चले जाते हैं ना। ठीक है, तो अब आते हैं ठोस की क्या प्रॉपर्टीज होती है, यानी किस बेसिस पे हम इन्हें बाइफरकेट करते हैं, अलग अलग कैसे करते हैं, किस बिहाफ पे, किस बेसिस पे। तो दोस्तों दो बेस पे, एक को हम कहेंगे कि भाई आकार उसका देखेंगे और दूसरा हम देखेंगे उसका आयतन देखेंगे। ठीक है, अब सपोज करिए कि ये बोतल है। ठीक है, ये बोतल है। अगर मैं इस पर्टिकुलर बॉटल की मैं बात करूं तो इसका मैं पूछूं कि क्या कोई आकार है, आप कहेंगे बिल्कुल बेलनाकार इसका आकार है। अब मैं कहूं इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ठीक है, या कहीं भी रख दिया, तो क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन आएगा? आप कहेंगे नहीं, जिस आकार का है वो कहीं भी ऐसा ही बना रहेगा। तो जो ठोस होता है उसका आकार दोस्तों होता है निश्चित। ठीक है, अब देखिए मैं कहूं कि इस बोतल में 1 लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको ले जाके चंद्रमा पे रख दूं तो इसमें कितना लीटर पानी आएगा? आप कहेंगे 1 ही लीटर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेस है वो चेंज नहीं हो रहा है। यानी ठोस जो होते हैं उसका आयतन भी क्या होता है, वो निश्चित है। ठीक है, अगर 1 लीटर का बोतल है तो उसमें पानी कहीं भी ले जाएंगे 1 ही लीटर आएगा। अगर हम लिक्विड की बात करें, जैसे इसके अंदर पानी आपको दिख रहा होगा कि पानी है, मैं कहूं कि इस पानी का आकार इस टाइम कैसा है, आप कहेंगे कि तो बेलनाकार ही है। जब मैं इसको किसी बकेट में डाल दूंगा तो क्या पानी ऐसे ही रहेगा जैसा अभी है? आप कहेंगे नहीं, बाल्टी के पेंदी में फैल जाएगा, यानी इसके आकार क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जो द्रव होते हैं इनके आकार निश्चित नहीं होता है, जिस बर्तन में रख दीजिए उस बर्तन के हो जाते हैं आकार के, तो इनका आकार होता है अनिश्चित। अच्छा चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं क्या इसमें पानी अगर 1 लीटर है, अगर मान लीजिए 1 लीटर पानी है तो मैं बाल्टी में डालूंगा तो 2 लीटर पानी हो जाएगा या आधा लीटर होगा? आप कहेंगे नहीं नहीं, पानी तो वही रहेगा, बस आकार चेंज होगा। अगर 1 लीटर पानी अभी है तो बाल्टी में भी जाके वो 1 ही लीटर होगा। तो दोस्तों जो आयतन होता है इसका क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक, तो आयतन निश्चित हो गया। अब मैं बात करूं, जो आजकल देखते होंगे आप लोग कि कहीं भी जाना हो तो स्प्रे कर लेता आदमी, और जैसे ही आप रहेंगे किसी कमरे में कोई आता है, इंटर करता है, तो अगर दूर भी होता है तो हमें स्मेल आ जाती है उसकी कि यार वो तो जो है कोई लगा के आया है, लग रहा है ड्यू वगैरह जो है फ्री का मिल गया है, तो कहीं से खूब अच्छे से लगा के चला आया है। तो दोस्तों जो अगर मान लीजिए सपोज करिए एक सीसी होता है छोटा सा, कोबरा वोबरा पहले आता था, बहुत लोग लगाते थे, सपोज करिए वही कोबरा का सीसी है और उस सीसी में डिओड्रेंट है भरा हुआ है उसमें, तो उसका आकार क्या होगा, उस सीसी के आकार। अगर वो ढक्कन खोल दिया जाए तो क्या होगा, ढक्कन खोलने से उसमें से निकलेगा और जिस कमरे में खोलेंगे पूरे कमरे के वो आयतन में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अच्छा, जो उसका आकार था सीसी में, निकलने के बाद ऐसा तो है नहीं कि सीसी के ही आकार का होगा, वो फैल जाएगा। यानी जो गैस होते हैं इनका न तो आकार निश्चित होता है और न ही इनका आयतन। तो क्या होता है दोस्तों, दोनों अनिश्चित होता है। ठीक है, तो गैस वो होते हैं जिनके आकार भी अनिश्चित होते हैं और उनका आयतन भी अनिश्चित होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम चलते हैं कि द्रव की, यानी कि मैंने बात किया था जल क्या है, एक द्रव है, लिक्विड फेज में है। यानी कि जो एग्जाम्पल ले लीजिए इसका, तो एग्जाम्पल है जल, ठीक है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल वगैरह है। अगर ठोस की बात करें तो लकड़ी ले सकते हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल। इसके अलावा आप लोहा कह सकते हैं, चांदी कह सकते हैं, सोना कह सकते हैं, सब ठोस में आ जाएंगे। गैस की बात करेंगे आप तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो ये जल की जब हम बात करेंगे तो ये किस फेज में मिलता है हमको, तो ये मिलता है हमें द्रव, यानी कि इसका आकार क्या होगा, अनिश्चित, और इसका आयतन निश्चित होगा द्रव का। ठीक है, तो ये हमारा जल का बेसिक है जो हमने आपको बताया। आगे चलते हैं कि जल की और कुछ प्रॉपर्टी के बारे में।
तो दोस्तों अभी तक हमने जल के बारे में बात किया, आइए जल की और कुछ बेसिक फंडामेंटल चलते हैं एकदम, जहां से कहीं से क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम में ना छूटे। आइए जल का हम बेसिक फंडामेंटल अगर हम बात करें कि जल बना किससे है, तो बेसिकली जल जो बना है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो जल का जो रासायनिक सूत्र है, जल का केमिकल फॉर्मूला यानी कि रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है, यानी कि हम कहेंगे कि जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। वैसे तो ये वनडे का एग्जाम का क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ देता है परमाणु भार का अनुपात या परमाणु क्रमांक का अनुपात पूछता है, एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर का जो रेशियो है वो पूछ देता है। लेकिन जो मोस्ट फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, हम लास्ट में आपको बताएंगे कि जहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है वनडे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आते हैं इसको जानने के लिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इसकी खोज की मतलब आवर्त सारणी, एक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े भी होंगे, आवर्त सारणी जो होती है वो मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दिया, उसमें इन्होंने बहुत सारे तत्व खोजे और उसको परमाणु भार के अनुसार रख दिया। ऑक्सीजन रखा, इधर हीलियम वगैरह रखा, ये सब जो है इसको इन्होंने क्या किया था कि रखा था, ऑक्सीजन वगैरह। ठीक है, बहुत सारे कोड हैं। बहरहाल तो इन्होंने क्या किया कि तत्वों को परमाणु भार के अनुसार रखा। तो सवाल ये कि परमाणु भार क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो आइए देखते हैं परमाणु भार क्या होता है। देखिए, कोई भी आप जानते होंगे कि एटम जिसकी डाल्टन ने, आप जानते होंगे कि पढ़ा है हम लोगों ने कि डाल्टन ने परमाणु की खोज किया था। तो परमाणु क्या होता है कि बेसिक यूनिट होता है। जैसे मैं कहूँगी घर बना होता है, तो घर किस चीज़ से बना होता है, उसका बेसिक यूनिट क्या है, तो आप कहेंगे ईंट है, यानी ईंट पर ईंट ऐसे रख के उसके बाद से जो है पूरी बिल्डिंग बनती है। उसी तरीके से कोई भी मटेरियल होता है दोस्तों, तो वो परमाणु से बना होता है। और परमाणु में क्या होते हैं, उसमें 3 चीज़ें यानी फंडामेंटल जो पार्टिकल होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, और होते हैं प्रोटॉन, और होते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन होते हैं और होते हैं न्यूट्रॉन। इन तीनों की खोज किसने किया, तो आप जानते होंगे इलेक्ट्रॉन की जो खोज किया है वो जे थॉमसन ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे जो ये आवेश होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, जैसे आप बैटरी में देखेंगे जब कभी हम लोग घड़ी उड़ी में लगाते हैं तो प्लस माइनस लिखा होता है, तो वही समझ लीजिए कि जो निगेटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और पी जो पॉजिटिव होता है वो प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो ये इनको आवेश कहा जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक और परमाणु भार की। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो इसको जो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं इसको हम कहते हैं नाभिक। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जहां रहता है जिसका, इसको हम कहते हैं कक्षा यानी कि ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, तो नाभिक, इसको हम आगे हम बताएंगे इसका क्या यूज है। ठीक है, तो ये नाभिक जिसको हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। तो दोस्तों किसी भी परमाणु में कोई भी, सपोज करिए हाइड्रोजन है, ठीक है, या कुछ भी ले लीजिए, तो इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये सब चीजें होंगी बहुत सारी। ठीक है, तो ये परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक ये होता है प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, तो जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या। यानी किसी भी परमाणु में, किसी भी कोई भी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी ले लीजिए, उसमें जो उसके नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उसी को हम कहेंगे परमाणु क्रमांक। और परमाणु जो भार होता है वो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का संख्याओं को हम जोड़ देंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे परमाणु भार। इसको लिखा कैसे जाता है, तो जब
मान लीजिए हाइड्रोजन लिख दीजिए, तो ऐसे लिखा जाता है 1H1। जो नीचे वाला है इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। जो ऊपर होता है इसको हम कहते हैं परमाणु भार, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो दोस्तों परमाणु क्रमांक इसको नीचे और ये परमाणु भार। ठीक है, और अगर पूछ ले एक्सेप्शन, वैसे तो ये केमिस्ट्री का कोर्स चला गया लेकिन थोड़ा सा यूज है इसका, तो एक हाइड्रोजन एक्सेप्शन है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसमें से इसको घटाते हैं तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो हमें न्यूट्रॉन की संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी, परमाणु भार माइनस प्रोटॉन। तो परमाणु भार ये है और प्रोटॉनों की संख्या ये है, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या 0। तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का एक्सेप्शन है जिसमें क्या होता है, नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। बहरहाल आप बस इतना याद रखिए, नीचे वाले को परमाणु क्रमांक, इस ऊपर वाले को परमाणु भार। परमाणु भार होता क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, और परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है प्रोटॉनों की संख्या। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनका जो है परमाणु क्रमांक का अनुपात, यानी जल में परमाणु क्रमांक का अनुपात किसका, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ठीक है, देखिए इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, इसका मतलब हो जाएगा 1H1 है, 1H1 है, और ऑक्सीजन क्या होता है, 8O16 होता है। यानी कि हम देखेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, ऑक्सीजन में परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु भार 16 होता है। तो अब इस चूंकि जल में 2 हाइड्रोजन के अणु हैं, इसलिए हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा 1+1 यानी कि 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना 8 है। तो 2 एकम में 2, 2 चौका 8, यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर का जो अनुपात होता है 1:4 होता है। ये आपको याद रखना है। याद क्या रखना है, आप निकाल भी सकते हैं, कोई इसको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। नेक्स्ट पूछेगा परमाणु भार का अनुपात बताइए, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछेगा। आप कहेंगे भार ऊपर वाला होता है, 1 + 1 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और ये 1 ऑक्सीजन है, इसका परमाणु भार 16। तो 2 एकम में 2, 2 8 है 16, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु जो भार का अनुपात होता है वो 1:8 होता है। ये आपको याद नहीं रखना है, इसलिए कि आप ऐसे आसानी से इसको निकाल लेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो आता है दोस्तों थोड़ा सा हट के आता है, और क्वेश्चन जो पूछा जाता है अब आते हैं, वो पूछा जाता है भारी जल से। ठीक है, भारी जल से, यानी इसको कहा जाता है हैवी वाटर। ठीक है, तो भारी जल से क्वेश्चन पूछा जाता है। भारी जल को हम लिखते हैं D2O। ठीक है, D2O लिखा जाता है। सवाल यह है D क्या है, तो D कहते हैं हम ड्यूटीरियम को। ठीक है, ड्यूटीरियम होता क्या है, देखिए एक होता है समस्थानिक, एक होता है संभारिक। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो समस्थानिक क्या होते हैं, ऐसे तत्व जिसके परमाणु क्रमांक सेम हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। ठीक, एक है 1H1 आप जानते ही होंगे, दूसरा है 1H2, तीसरा है 1H3। इसी को हम कहते हैं ड्यूटीरियम। ठीक है, यानी इसको लिखा जाता है D, इसको कहते हैं ट्राइटियम। ठीक, 1H3 को। तो ये ड्यूटीरियम जो भारी जल होता है, इसमें D जो होता है वो 1H2 है। अब इसमें पूछेगा परमाणु क्रमांक का अनुपात, तो परमाणु क्रमांक तो सेम होता है। भारी जल, इसका अगर पूछेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात, ठीक है, इसका अगर पूछ ले परमाणु क्रमांक का अनुपात, ठीक है, तो आप कहेंगे कि भाई 1H2 और रेशियो कितना 8:16, क्रमांक का अनुपात तो सेम हो जाएगा 2:8 यानी 1:4। इसमें 1:4 ही होगा, लेकिन पूछेगा जब परमाणु
भार का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला हो जाएगा 2+2 यानी कि 4 संबंधित 16, यानी कि 4 एकम में 4, 4 चौके 16, 1 संबंधित 4, यानी कि जो परमाणु भार का यहाँ अनुपात हमें मिला भारी जल का 1 संबंधित 4 मिला, और परमाणु भार का अनुपात हमें सिंपली जल में मिला तो 1 संबंधित 8 मिला। तो याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि परमाणु भार का अनुपात बताइए किसका, भारी जल का, जिसे D2O कहते हैं। तो 1 संबंधित 4 होता है, इसका परमाणु क्रमांक हो या परमाणु भार का अनुपात हो, दोनों आप चाहे तो रट सकते हैं। 1 संबंधित 4 होता है, चाहे परमाणु क्रमांक पूछे चाहे परमाणु भार पूछे। ये रेलवे में भी क्वेश्चन आया हुआ है, SSC में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में ये भारी जल का पूछा गया। तो सवाल ये कि भारी जल होता क्या और इसका इस्तेमाल क्या होता है। दोस्तों होता क्या है कि नाभिकीय रिएक्टर में बेसिकली इसका यूज होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में। जो भारी जल होता है ये 600 लीटर पानी होता है, इसको इतना उबाला जाता है कि यह 1 लीटर पानी बच जाए, और उसी जल को हम कहते हैं भारी जल, और इसका इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में। किस लिए, तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में इसका भारी जल का इस्तेमाल होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये अमूमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम इससे अब आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं जल का भौतिक और रासायनिक गुण, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आइए दोस्तों, सबसे पहले जल का भौतिक गुण हम देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी होती क्या है। सिंपली इसको एग्जांपल से समझिए। आप कहेंगे कि भाई भौतिक गुण क्या है, ठीक है, और रासायनिक गुण क्या है। इसको एग्जांपल से बस ऐसे समझिए। मैं कहूँ अगर पानी है, जल है, क्या इससे आप भाप बना सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल, इस जल को गर्म करिए भाप बन जाएगा। मैंने कहा ये बताइए क्या भाप से वापस जल बन जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल, इसको ठंडा कर दीजिए तो आप जो है जल बन जाएगा, गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगा। तो जल का इसी गुण को, ठीक है, जिसमें हम वापस उसकी प्रॉपर्टी को हम पा सके, या इसमें जो चेंजिंग आई हम उसको चेंजिंग को देख सकते हैं, यानी भाप बनते हुए हम देख सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को हम उसका फिजिकल यानी देख सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, ऐसे गुण को ही हम भौतिक गुण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम कहें कि मान लीजिए दूध है, दूध से बना दीजिए दही। अब मैं पूछूं आपसे, क्या दही से वापस दूध बन सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि दही से दूध अब नहीं बन सकता है, और ऐसे गुण को ही रासायनिक गुण कहते हैं। ये क्या होता है, ये जो होता है ये एटॉमिक लेवल पे होता है, यानी कि हम इसको देख भी नहीं सकते। यानी दूध से जब दही बनता है ये प्रोसेस हम देख नहीं सकते हैं, वो क्योंकि एटम मॉलिक्यूल्स लेवल पे ये प्रोसेस चलती है, जिसमें फैट अलग हो जाता है, ठीक है। तो दूध से जो है दही बनने लगता है, ठीक है। लैक्टिक एसिड होती है इसमें, जो दूध को दही से क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है। बहरहाल तो ये प्रॉपर्टी जिसमें हम वापस दूध से दही से दूध नहीं पा सकते या जिसको हम देख नहीं सकते अपने आंखों से, ऐसे गुणों को रासायनिक गुण कहते हैं। तो यानी जल का जो भौतिक गुण होगा, इसमें हम वो गुण की बात करेंगे जिसको हम क्या कह सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वथनांक, हिमांक यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। तो इससे पहले अब इसमें यूपी टेट के कई सारे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं दोस्तों। जैसे पूछा गया था यूपी टेट में अभी 1-2 साल पहले कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। आजकल वैसे भी आप जानते हैं कोरोना की वजह से ये टेम्परेचर मेजरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। तो 36.9 जो है, एक सबसे पहले तो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है, तो 36.9 होता है, 36 ठीक है 9 के करीब आता है वैल्यू। उसके बाद से फ़ारेनहाइट में कितना, 98.7 होता है। ये हमारे शरीर का टेम्परेचर है। सवाल ये कि केल्विन में कितना होता है, ठीक है। तो कुछ नहीं, हम इसको पहले देख लेते हैं कि टेम्परेचर यानी तापमान से संबंधित, क्योंकि ये थोड़ा यूपी टेट से जुड़ जाता है। यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन और पूछा गया, बताइए परम शून्य ताप क्या होता है, परम ताप क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछा गया है। तो जल में हम इसके क्वथनांक, हिमांक पर आने से पहले थोड़ा सा हम टेम्परेचर जो है यानी कि तापमान है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद से आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ की टेम्परेचर होती क्या है।
तो एक थर्मोडायनेमिक्स जिसको कहा जाता है, उष्मागतिकी का एक सिद्धांत है जिसमें कहते हैं हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो बात ये कहता है कि भाई अगर कोई एक वस्तु जिसका सपोज करिए एक वस्तु है जिसका तापमान ए है, ए का तापमान मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके बाद कोई एक वस्तु बी है जिसका तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोई और वस्तु सी है जिसका तापमान भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर ए जो है बी के बराबर है तो डेफिनेटली ए जो है सी के बराबर होगा। अगर बी और सी एक दूसरे के बराबर हैं तो, यानी कि बी और सी अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे हैं, ए और बी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो ए और सी भी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। और इसी सिद्धांत पे हमारा काम करता है क्या चीज़? थर्मामीटर। ठीक है, थर्मामीटर में कैसे हम बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए और एग्जांपल से समझते हैं। एक आदमी क्या है बर्फ की फैक्ट्री में काम करता है, एक आदमी जो है चिमनी में काम करता है, और एक आदमी बहुत नॉर्मल है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे। अब क्या होता है, जो बर्फ वाली फैक्ट्री से, बर्फ की फैक्ट्री से जब आदमी कोई आता है जहाँ बर्फ वगैरह बहुत ज़्यादा, तो उसका टेम्परेचर कम होगा उस बर्फ में रहने की वजह से। और जब आके वो मेरा हाथ पकड़ेगा, ठीक है, तो क्या कहेगा कि मेरा तापमान कम है या ज़्यादा है। चूँकि वो मुझसे ठंडा है और मैं उससे टेम्परेचर में ज़्यादा हूँ, तो आते ही जब हाथ पकड़ेगा तो कहेगा यार तुम्हें बुखार है, तुम्हारा टेम्परेचर तो ज़्यादा है। लेकिन जैसे ही वो भट्टी में आएगा, जो यानी कि चिमनी वाले जगह से आएगा, तो चूँकि मुझसे वो ज़्यादा टेम्परेचर से निकल कर आया है और वो मेरा हाथ पकड़ेगा, तो कहेगा कि यार तुम तो मतलब ठंडा, यानी कि तुम्हारा हाथ तो ठंडा है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा टेम्परेचर पे है और ये मुझसे कम टेम्परेचर पे है। ये तो इसलिए बर्फ़ वाले को मेरा टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा और चिमनी वाले को मेरा टेम्परेचर उससे कम लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि फिर भाई मेरा टेम्परेचर है क्या, कैसे हम बताएं? ठीक है, तो ये नब्ज़ वाला जो है देखकर पहले हुआ करते थे, नब्ज़ देखकर बता देते थे कि मर्ज़ क्या है। ठीक है, बहरहाल तो अब जो है ये बिना नब्ज़ के हम कैसे देखें? तो हम कहते हैं यार ऐसा करो, कोई एक आइडियल चीज़ ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो और उसको एक वैल्यू दे दो। ठीक है, तो यहीं पर बात आती है। एक तो ये इन्होंने क्या किया कि भाई एक वैल्यू को फिक्स करना चाहा, तो एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस ने कहा यार ऐसा है कि जब पानी का पहला बूंद जमेगा, जैसे ही पानी जमना शुरू होगा हम उसको वैल्यू दे देंगे 0। ठीक है, और जैसे ही पानी खौलने लगेगा हम उसको दे देंगे वैल्यू 100। ठीक, और इसको बीच में 100 से बांट देंगे, यानी कि जैसे जैसे पानी, सपोज करिए पानी, बर्फ से पानी बना, उसके बाद हमने उसको गर्म करना शुरू किया, तो जैसे जैसे तापमान इसको बढ़ता जाएगा हम उसको 100 बराबर भाग में बांट देंगे, और जो 100वां पर जैसे ही पहुंचेंगे तुरंत वहाँ क्या होने लगेगा, वहाँ पे बॉइलिंग होने लगेगा। और इसी पॉइंट को जहाँ पानी खौलने लगेगा हम उसका क्वाथनांक कहेंगे, और जहाँ पानी का जमना शुरू होगा उसको हिमांक कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे और बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों आइए, जो सेल्सियस थे इन्होंने कहा यार हम जो है जब पानी का जमना शुरू होगा यानी उसका हिमांक लेंगे, यानी फ्रीजिंग पॉइंट लेंगे जब इसका, तो उन्होंने कहा कि हम इसको 0 मान लेंगे। ठीक है, हमने 0 मान लिया, संख्या दे दिया, और जैसे ही बॉइलिंग होगा यानी कि क्वाथनांक होगा जो इसका, ठीक है, यानी बॉइलिंग होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसको हम 100 दे देंगे और इसको हम कहेंगे डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस अपने नाम पे इन्होंने नाम दे दिया कि इसको कहा इन्होंने सेल्सियस। ठीक है भाई, जानते ही हैं कि भाई साइंटिस्ट में या किसी में भी होड़ चला रहता हम बड़े तुरंत आए। एक थे जिनका दबदबा बहुत था और उन्होंने वाकई में एक्सपेरिमेंट भी किया था बहुत अच्छा, वो थे केल्विन। उन्होंने कहा यार हम जो है पानी जब जमेगा हम उसको 273 देंगे, ठीक है, और जब पानी खौलेगा तो हम इसको 373 कहेंगे, और इसको इन्होंने कह दिया कि हम इसको केल्विन कहेंगे। ठीक है, इसके बाद आए एक और फ़ारेनहाइट आ गए। चलिए फ़ारेनहाइट ने कहा कि भाई हम मानेंगे जब पानी जमेगा
उसको 32 मानेंगे, और जब पानी खौलेगा हम उसको 212 कहेंगे, इसको कहेंगे फ़ारेनहाइट। और इसके बाद आप भी चाहें तो अपने नाम से बना लीजिए और कुछ वैल्यू दे दीजिए, बस कुछ नहीं करना है इसमें, ठीक है। तो बस इतना याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 0 से 100 होता है, केल्विन में 273 से 373 और 32 से 212 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसी पर अब क्या किया जाएगा, इन्होंने कहा कि भाई ये कैसे एक दूसरे के बराबर है, तो कुछ नहीं करना है। अगर सेंटीग्रेड है, सी में से नीचे वाले को घटा दीजिए, बटे में दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो आप कहेंगे 100 - 0। देखिए बात तीनों एक ही कह रहे हैं, तीनों एक ही कह रहे हैं ना। हिमांक बिंदु तो सबका एक है, वैल्यू चेंज है। बॉइलिंग पॉइंट्स का लेवल सबका सेम है, बस वैल्यू क्या है, चेंज है। इसका मतलब तीनों एक ही बात कह रहे हैं, तो के माइनस सेम हो जाएगा प्रोसीजर, 273 बटे 373 माइनस 273, यही बराबर होगा f माइनस 32 बटे 212 माइनस 32। और यही से आप जो है कुछ भी निकाल सकते हैं, जिस भी चीज़ के पूछेगा कि हाँ ये बताइए कि इसका डिफरेंस, इसका वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में कितना होता है, वगैरह वगैरह सब कुछ है। जैसे तो दोस्तों आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर के स्वस्थ शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, बस सिंपली बता दीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा। यूपी टेट ने क्वेश्चन पूछा था, वैसे तो ये रटी रटाई होगी आपको कि 98.6 हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है। तो ये दोनों रिलेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं कि C/100 बराबर F माइनस 32 बटे 212 में से 32 का 180, F की वैल्यू दे रखी है 98.6, तो C/100 इज इक्वल टू 98.6 माइनस 32/180, 0 कैंसिल कर दीजिए। उसके बाद से सिंपली ये गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 18C बराबर 986 माइनस 320, तो इसको घटा लीजिए, तो हो जाएगा आपका 6, 8 में से 2 गया 6 और 9 में से 3 गया 6, ठीक है, बटे 18, 7 आएगा। हमारे जो शरीर का तापमान होगा वो होगा डिग्री सेंटीग्रेड में 37, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, जो C की वैल्यू आएगी 37, यानी हमारे स्वस्थ शरीर के तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। फ़ारेनहाइट में होगा तो कितना होगा, 98.6 होता है। अगर पूछ ले कि केल्विन में कितना होता है, कुछ मत करिए, जो डिग्री सेंटीग्रेड में आया है, जो C की वैल्यू है, इसी में अगर आप 273 जोड़ देंगे तो यही आ जाएगा केल्विन की वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो भी आ जाएगा K बराबर C प्लस 273। तो यह अगर केल्विन में पूछेगा तो 273 प्लस आपका हो जाएगा 37 बराबर कितना हो जाएगा, 310 केल्विन। तो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। ये तो डिग्री से है। अगर पूछ ले परम शून्य ताप, तो दोस्तों जो केल्विन है, ये केल्विन ने ही बताया था कि वो टेम्परेचर जहां हम नहीं पहुंच सकते हैं उसको हम कहते हैं परम शून्य ताप। सवाल ये परम शून्य ताप किसको कहते हैं, तो वह ताप जिस पर अणुओं की गति क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जो आरएमएस वैल्यू है, वीआरएमएस वैल्यू है, एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन होता है वो 0 अगर हो जाएगा, उस ताप पर, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं परम शून्य ताप, जिसको हम नहीं पा सकते हैं क्योंकि एटॉमिक मूवमेंट यानी पार्टिकल्स का मूवमेंट रुक नहीं सकता है। तो केल्विन ने कहा कि भाई हम क्या कर सकते हैं, 0 केल्विन नहीं पा सकते, यानी 0 केल्विन तक हम नहीं जा सकते हैं, और इसी 0 केल्विन को कहा जाता है परम शून्य ताप। तो परम शून्य ताप 0 केल्विन को कहते हैं। अगर पूछा जाए कि परम शून्य ताप जो केल्विन है वो डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो K की वैल्यू 0 रख दीजिए। तो जब K की वैल्यू 0 रखेंगे तो C बराबर माइनस 273 आ जाएगा, यानी कि परम शून्य ताप अगर डिग्री सेंटीग्रेड में कहेगा तो माइनस में 273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो याद रखिएगा 0 केल्विन या माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहते हैं, और ये ताप पर जाना असंभव है। केल्विन में जो है ये यही इसका आंसर था, ठीक है। तो परम शून्य ताप किस में मापते हैं, केल्विन में। परम शून्य ताप कितना होता है, तो 0 केल्विन होता है। ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। आते हैं नेक्स्ट हम जो कुछ अब प्रॉपर्टीज की हम बात कर लें, कुछ जल की भौतिक गुण की। तो दोस्तों आइए
जल का भौतिक गुण में हम देखते हैं, जैसा मैंने हम आपको बता चुके हैं, रंगहीन, स्वादहीन और पारदर्शक होता है जल। जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड कह लीजिए, 373 केल्विन कह लीजिए, या 212 फ़ारेनहाइट कह लीजिए। जल का जो हिमांक होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लीजिए, या फिर 273 केल्विन कह लीजिए, या 32 फ़ारेनहाइट कह लीजिए। ये तीनों एक ही बात है, जल का जो हिमांक है। जल का जो स्वाद होता है, जो टेस्ट है, वो बता चुके हैं। उसमें क्या होते हैं, विभिन्न घुले हुए लवणों के कारण होते हैं। जो लवण होते हैं ये कुछ लाभप्रद होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात कहूँ कि अगर मान लीजिए हमारे शरीर में आयरन की कमी है, तो क्या हम आयरन खाकर अपनी कमी को पूरा कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, किसी माध्यम से लेंगे। हो सकता है वो साग, ठीक है, या फिर हो सकता है आंवला, कुछ भी खा सकते हैं, उससे ले सकते हैं। इसके अलावा अरे सिंपली आप ये सोचिए कि जब आप जाते हैं, देखते होंगे डिहाइड्रेशन होता है, तो डॉक्टर तुरंत क्या करता है, बोतल चढ़ा देता है पानी का। वो पानी ही होता है, समझ लीजिए, उसमें बस कुछ घुले हुए लवण होते हैं जो हमारे शरीर की जो कमी है उसको पूरा कर देते हैं। लवणों की वजह से जो कमियां होती हैं उसको पूरा कर देते हैं। तो वो क्या होते हैं, हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। कुछ नुकसानदेह होते हैं, जैसे आर्सेनिक हो गया, जैसे इटाई रोग जो कैडमियम के कारण होता है, तो कैडमियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, इन सब के घुलने की वजह से जल का जो टेस्ट होता है वो भी चेंज हो जाता है, और साथ में उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। इम्पॉर्टेंट ये दोनों पॉइंट है दोस्तों। जो डेंसिटी ऑफ, जैसे देखिए वाटर वैसे एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि कोई सॉलिड स्टेट में जब भी जाता है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब लिक्विड फेज में आते हैं तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी घनत्व उसका कम हो जाता है। ये नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, एक द्रव्य का, एक मैटर का ये नेचुरल प्रॉपर्टीज होता है। लेकिन बर्फ एक्सेप्शन ये है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होता है तो ये एक्सपेंड कर जाता है, फैल जाता है, यानी बड़ा हो जाता है, और उसका घनत्व कम हो जाता है। इसीलिए पूछा जाता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में जाड़ों में क्यों पाइप की पानी की जो पाइप है वो फट जाती है। वजह ये है कि जो बर्फ है, जब यह पानी जो है बर्फ में कन्वर्ट होता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। तो ठीक है, जब जल जो है, जल बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा जरूर से कि जो आयतन है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जल जब बर्फ में परिवर्तित होता है तो इसका आयतन बढ़ जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दूसरी चीज, समुद्री जल का जो घनत्व होता है नदी के जल से इसलिए जाता होता है क्योंकि समुद्री जल में क्या मिला होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो समुद्री जो जल होता है इसमें पाया जाता है क्या, ये यूपी टेट का क्वेश्चन भी है, इसमें पाया जाता है NaCl सबसे ज्यादा, जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड, और साधारण भाषा में इसी को हम कहते हैं नमक। तो नमक जानते होंगे, समुद्री जल नमकीन होता है, तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें इसकी वजह से इसका डेंसिटी, चूंकि घुलन ज्यादा मटेरियल होता है उसमें ज्यादा खनिज लवण की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है, नदी के जल से ज्यादा हो जाती है। एक बार पूछा भी गया यूपी टेट में कितना भाग, तो 35 भाग जो है समुद्री जल का पानी में खनिज लवण होते हैं। ये आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वाटर की जो हम आपके स्क्रीन पे आप इसको नोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन इससे बहुत आते हैं। लास्ट में इसके जब हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे दोस्तों तो आपको दिखाएंगे कहाँ कहाँ से किसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे, जो भी बचा खुचा होगा उसमें हल कर लेंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।